हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है यश चौहान। मैं बाय क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और लंबे समय से आईटी ऑडिट, आईटीजीसी ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और आईएस ऑडिट जैसे एरियाज में वर्क कर रहा हूं। हम पिछले काफी लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं डीसा 3.0। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल नंबर 5, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का आज ये हमारा सेकेंड पार्ट है। चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन असेट्स। आई होप आपने बाकी के पहले के लेक्चर्स देख लिए हैं और आप एक सीक्वेंस में मेरे साथ चल रहे हैं। तो मॉड्यूल नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 देख लिया है। इसी में प्लेलिस्ट में है वो लेक्चर भी। तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। हम इसको स्टडी मटेरियल से पढ़ें इसके पहले मैं बेसिक कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके साथ लेना चाहता हूं। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। अब इसको आप अगर इसके वर्ड्स को भी ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इसका मतलब जो हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इंफॉर्मेशन है या जो इंफॉर्मेशन असेट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना। ठीक है, अब वो क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज क्या हो सकती है, थोड़ा हम कॉमन सेंस से समझते हैं। वैसे मैंने प्रैक्टिकली काम किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली पब्लिक, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन हो सकती है या कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो बेसिकली इस कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है इंफॉर्मेशन को। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने की, व्हाट इज द रीजन व्हाई। तो इसका वन ऑफ द रीजन होता है फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। आप मेरे साथ लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं, या फिर फॉर बेटर एनालिसिस। अब समझिए मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए हाईली कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, अब हाईली कॉन्फिडेंशियल है तो अब हमको डिसीजन लेना है कि भाई हम इसमें किस लेवल का कंट्रोल लगाएं। तो अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो कंट्रोल भी थोड़ा हाई लेवल का लगाएंगे, सिक्योरिटी थोड़ी हाई लेवल की लगाएंगे, एक्सेस कंट्रोल जो लगाए जाएंगे वो थोड़े हाई लेवल के और हाईली इफेक्टिव एंड इफिशियंट लगाए जाएंगे। तो हमको कैसे पता चला कि किस लेवल की सिक्योरिटी लगाना है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करके ही तो पता चला। जब हमको पता चला कि भाई ये इंफॉर्मेशन हाईली कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में आती है, उसके बेसिस पे मैंने कंट्रोल डिजाइन किया। तो मतलब मैंने डिसीजन लिया ना। डिसीजन कैसे लिया, क्लासिफाई करके। तो डिसीजन मेकिंग के लिए और एनालिसिस के लिए जरूरत होती है इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने की। किस कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं मैंने आपको बता दिया। पब्लिक हो सकती है इंफॉर्मेशन, प्राइवेट हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल हो सकती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो सभी को अवेलेबल है। कंपनी की वेबसाइट पे उसकी एनुअल रिपोर्ट सबको अवेलेबल है, पब्लिक इंफॉर्मेशन। प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को पता है, एम्प्लॉयज के डे टू डे वर्क के लिए जरूरी है, पब्लिक को नहीं पता, बाहर थर्ड पार्टी को नहीं पता, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन। हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो गई, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो केवल किसी कुछ ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डिसीजन जो कंपनी लेने वाली है जिससे उसका शेयर प्राइस इफेक्ट होगा, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में आएगी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको समझाया इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम आपके स्टडी मटेरियल से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए,
इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। अब इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के लिए इसने क्या लिखा है, आप देखिए, डेटा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर suitable for communication, interpretation or processing by human or by automatic means. It is held by the company on its own behalf or is entrusted to it by others. It is also information original or derived, organized for analysis or used to make decision. मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो एनालिसिस में काम आ रहा है और डिसीजन मेकिंग में काम आ रहा है. Information classification can provide organizations with a systematic approach to protect information consistently across the organization and for all versions of information. तो इंफॉर्मेशन क्लासिफाई करने से क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच भी मिलती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए. मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्लासिफाई करके हम डिसीजन लेते हैं कि भाई किस लेवल का प्रोटेक्शन लगाना है किस इंफॉर्मेशन पे. ठीक है. अब वर्जन मतलब ओरिजिनल वर्जन हो सकता है, कॉपीज हो सकती है, डिस्कार्डेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, आउटडेटेड हो सकती है. ये अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पब्लिक, प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल है वो जरूरी नहीं है कि इन्हीं कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाए इंफॉर्मेशन को. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कुछ अलग क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. इंफॉर्मेशन फॉलोज अ लाइफ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर स्टेजेस. अब हर इंफॉर्मेशन की एक लाइफ साइकिल है. पहले तो वो इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होती है, उसका एक ड्राफ्ट बनता है, अप्रूवल मिलता है किसी सीनियर अथॉरिटी से, रिसीव की जाती है, स्टोर्ड होती है, प्रोसेस्ड होती है, ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का, अचीव्ड, डिस्कार्डेड, डिस्ट्रक्शन, मतलब लास्ट में उस इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रक्शन भी किया जाता है. जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उस चीज को जब बाद में उसकी नीड नहीं होती है तो उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है. ये प्रैक्टिकली होता है. The organization is expected to protect information during its life cycle in a consistent manner. The state in which information exists can also influence how a piece of information should be protected. इस लाइन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई इंफॉर्मेशन है, वो किस स्टेज पर है, अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज पर है, क्या वो अभी ओरिजिन हुई है, क्या वो अभी रखी हुई है, स्टोर्ड है, या वो डिस्कार्ड हो गई है. लाइफ साइकिल के स्टेजेस होते हैं इंफॉर्मेशन में. तो इंफॉर्मेशन का कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज में है, इससे भी इंपैक्ट पड़ता है या इन्फ्लुएंस होता है कि भाई उसको किस लेवल का प्रोटेक्शन देना है. अब जैसे मान लो कोई इंफॉर्मेशन डिस्कार्डेड हो गई है तो उसमें कोई खास प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है. कोई इंफॉर्मेशन अभी ड्राफ्ट बना हुआ है उसका, तो उस पर हाई लेवल प्रोटेक्शन लगाया जाएगा. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. अब हम फर्दर बात करते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, कि भाई इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं. आइए समझते हैं. इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन कैन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिस्क एसोसिएटेड इन केस ऑफ लॉस. मतलब अगर इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाए, देखो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन हेल्प कर सकता है डिटरमाइन करने में कि क्या रिस्क होगा, कितना रिस्क होगा अगर इंफॉर्मेशन लॉस हो जाए, एंड दस प्रिवेंट ओवर प्रोटेक्टिंग एंड अंडर प्रोटेक्टिंग, ensuring that information is adequately protected against unauthorized disclosure, theft and information leakage. तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन से हमने देखा कि भाई क्या रिस्क है अगर वो इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है. अब रिस्क अगर बहुत ज्यादा है तो हम उसमें थोड़े हाई लेवल का प्रोटेक्शन लगाएंगे, कम है रिस्क तो थोड़ा कम प्रोटेक्शन लगाएंगे. इससे हम बचेंगे ओवर प्रोटेक्शन लगाने से और अंडर प्रोटेक्शन लगाने से. सेकेंड बेनिफिट देखिए, information classification can be used to demonstrate that the organization is meeting particular compliance requirement. अलग अलग जैसे जब हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज पे कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हो सकती हैं. तो जब हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया तो ज्यादा इजी होगा ये ट्रैक करना कि हम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल या आरबीआई का कोई रेगुलेशन, ये कंप्लायंस हो गया. ठीक है.
तीसरा देखिए, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू एंश्योर दैट सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर ओनली अप्लाइड टू इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर सच प्रोटेक्शन। अरे भाई साहब, जब हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली क्लासिफाई कर लेंगे, उसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन में उसको एक निश्चित कैटेगरी में डाल देंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि भाई इस पे क्या कंट्रोल लगाना है। ये तो मैं शुरू से ही बता रहा हूं, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लिखा है कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू एंश्योर दैट सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर ओनली अप्लाइड। सिक्योरिटी कंट्रोल उन्हीं इंफॉर्मेशन को लगाए जाएंगे जिन इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। दिस में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा, कॉस्ट बचेगी, फालतू के एक्स्ट्रा कंट्रोल नहीं लगाएंगे हम, कॉस्ट बचेगी। अगला क्या है, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन कैन हेल्प enforce access control policies by using the classification label to determine if an individual can gain access to a piece of information। जब हम उसे क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशन करके हम ये देख पाएंगे कि भाई किस टाइप का एक्सेस कंट्रोल लगाना है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तो एक्सेस कंट्रोल हाई रखेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी तो एक्सेस कंट्रोल की कोई नीड ही नहीं, पब्लिक को अवेलेबल है ये जानकारी। ठीक है, अब बात आती है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी की। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके की पॉलिसीज होती हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसमें हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, मैनेजमेंट का इंटेंट है कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। अच्छा, तो उसी तरीके से जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, वैसे इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, an information classification policy is one of the critical component of information security। an information security classification policy addresses the following। इस पॉलिसी में क्या क्या आएगा, पहला तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने का, फिर स्ट्रक्चर क्या है क्लासिफिकेशन का, कैटेगरीज क्या है, क्या हो सकती है बताइए। अभी हमने डिस्कस किया था, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकती है इंफॉर्मेशन, या कॉन्फिडेंशियल हो सकती है। यही हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ लिखा होगा, ये पॉलिसी में। कौन सी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी। तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीजें होंगी, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने का, सेकंड स्ट्रक्चर होगा मतलब कैटेगरीज होगा, किस कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, थर्ड इंफॉर्मेशन ओनर एंड कस्टोडियन, इंफॉर्मेशन ओनर एंड कस्टोडियन। अब ये दोनों अलग चीज है, ओनर अलग है, कस्टोडियन अलग है। कैसे अलग है थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, आइए। इंफॉर्मेशन ओनर और इंफॉर्मेशन कस्टोडियन दो अलग अलग लोग होते हैं। वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है वो उसके ओनर होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, मैनेजमेंट है, वो ओनर होते हैं इंफॉर्मेशन के। लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इंफॉर्मेशन ओनर अलग से एक व्यक्ति को बनाया जाता है। वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा उस इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के लिए। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होगा कौन, इंफॉर्मेशन ओनर। और इंफॉर्मेशन कस्टोडियन कौन होगा, कई बार क्या होता है कि जो ओनर है इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं रहती, डे टू डे एक्टिविटीज को संचालित करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए अलग से कस्टोडियन को दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एम्प्लॉइज का डेटा है, एम्प्लॉइज सैलरी डेटा। अब एम्प्लॉय सैलरी डेटा का
ये जो एक इंफॉर्मेशन है, इसका ओनर कौन होगा? इसका ओनर होगा एचआर मैनेजर। लेकिन इसका कस्टोडियन हो सकता है आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। एचआर मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि ये इस पर क्या कंट्रोल लगाना है इस इंफॉर्मेशन पे, पर एक्चुअली में कंट्रोल लगाएगा आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये कस्टोडियन है। ओनर एचआर मैनेजर है एम्प्लॉय डेटा का, लेकिन कस्टोडियन कौन है? आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग होते हैं, ओनर और कस्टोडियन अलग अलग होते हैं। तो हमने देखा, अच्छा ओनर कौन है और कस्टोडियन कौन है कहां पे लिखा होगा? इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी में। प्रोटेक्शन लेवल्स फॉर ईच क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय स्कीमा, ठीक है, किस लेवल का प्रोटेक्शन लगाना है इंफॉर्मेशन में, ये भी पॉलिसी में लिखा जाएगा। क्लासिफिकेशन मेथड यूजिंग इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इफ इंफॉर्मेशन इज ब्रीच्ड और नॉट अवेलेबल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रीच। मतलब ये बोल रहा है कि पॉलिसी में ये भी लिखा जाएगा, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी में ये भी लिखा जाएगा कि क्लासिफिकेशन मेथड होगा क्या? क्लासिफिकेशन मेथड होगा कि अगर ये इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो या ब्रीच हो जाए तो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस बिजनेस पे जो इंपैक्ट पड़ेगा उसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा इंफॉर्मेशन को, ठीक है। पॉलिसी ऑल्सो डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओनर, कस्टोडियन एंड यूजर, ठीक है। Generally, owner are responsible for assigning classification to information asset according to standard information classification system adopted by the organization। तो अब ये भी आपके लिए जरूरी है जानना कि क्लासिफिकेशन जो है इंफॉर्मेशन का, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा क्लासिफिकेशन के लिए? कौन करेगा क्लासिफिकेशन? इंफॉर्मेशन का ओनर, ठीक है। वेयर प्रैक्टिकेबल द इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन शैल बी एम्बेडेड इन इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी। अब अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन स्कीमा। क्लासिफिकेशन स्कीमा हम समझेंगे, क्लासिफिकेशन स्कीमा क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन स्कीमा मतलब ये क्या है? कैटेगरीज। इंफॉर्मेशन को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसके क्लासेस या कैटेगरीज। अब देखिए, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलोइंग क्लासेस क्या क्या हो सकती हैं क्लासेस? टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, इंटरनल एंड पब्लिक। इंटरनल मतलब प्राइवेट एक तरीके से। Following table describe the general description of classification schema. However, organization may adopt different schema depending upon requirement, nature of business, compliance requirement। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ये स्कीमा फॉलो करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अलग क्लासेस में भी कैटेगराइज कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन को। तो देखिए क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? एक हो सकती है पब्लिक इंफॉर्मेशन, अनक्लासिफाइड या पब्लिक, मतलब where the unauthorized disclosure, alteration or destruction of that data could cause low or no risk। ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना, तो अगर ये डेटा का अल्टरेशन या डिस्ट्रक्शन हुआ तो रिस्क कुछ भी नहीं है या बहुत कम रिस्क है। एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन वाइडली अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन इंक्लूडिंग पब्लिकली अवेलेबल कंपनीज वेबसाइट एरिया। अगला है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, when the unauthorized disclosure, alteration or destruction of that data could cause a moderate level of risk। मतलब एक मीडियम लेवल ऑफ रिस्क आ जाएगा अगर ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई या ब्रीच हो गई। एग्जाम्पल, ऑल कंपनी डेवलप सॉफ्टवेयर कोड वेदर यूज इंटरनली और सोल्ड टू क्लाइंट। अगला है कॉन्फिडेंशियल डेटा, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा।
when the unauthorized disclosure, alteration or destruction of that data could cause a significant level of risk. क्लाइंट का डेटा लीक हो गया तो बहुत ज्यादा रिस्क है. प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जनरेटेड फॉर क्लाइंट बाय कंपनी, क्लाइंट्स डेटा सच एज नेम, एज, सेक्स एटसेट्रा, फीडबैक गिवन बाय द क्लाइंट. अगला है कंपनीज कॉन्फिडेंशियल डेटा. When the unauthorized disclosure, alteration or destruction of that data could cause a highest level of risk. Confidential customer business data and confidential contracts. तो ये अलग अलग कैटेगरीज हो गई इंफॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं स्कीमा. अगला टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. Responsibilities are defined duties of individual within an organization. Once a responsibility is assigned, it is usual for an individual to be held responsible for satisfactory performance. एक बार अगर किसी व्यक्ति को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो अब वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए. द मेन टाइप ऑफ रोल विद इन एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो. अब देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से रोल्स होंगे अलग अलग इंडिविजुअल के. वो जो रोल्स हैं मतलब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किसकी? उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. अब क्या क्या रोल्स हो सकते हैं देखिए, हमने डिस्कस किया था ओनर, इंफॉर्मेशन ओनर मतलब ओनरशिप. अगला है कस्टोडियन, फिर कंट्रोलिंग. ओनर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, फिर भी अपन पढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्वायर्ड अ नंबर ऑफ असेट्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन. ठीक है. The organization is legal owner of these assets. However, for security and control, the ownership is delegated to an employee or group of employees who need to use these assets. In other words, user not only have right to use the asset but are also responsible for safekeeping of asset. Every asset of the organization, including information asset, should have a clearly defined owner. हर इंफॉर्मेशन का या हर इंफॉर्मेशन असेट का क्लियरली डिफाइंड ओनर होना चाहिए. The owner should then have a defined set of responsibilities. Authorization is essential statement where an owner gives their assent to an activity happening. तो इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए या इंफॉर्मेशन असेट के प्रोटेक्शन के लिए हमको किसी इंडिविजुअल को उस इंफॉर्मेशन या असेट का ओनर बनाना पड़ता है. उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? उस इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी होगी उस ओनर की, मतलब उस इंडिविजुअल की. अगला है कस्टोडियन. कस्टोडियन देखिए क्या होता है. In some cases, in some instances, an owner is not able to manage a particular asset on day-to-day basis, perhaps for logical or technical reason. In this scenario, the owner may delegate responsibility to custodian. The owner should clearly state the requirement, the responsibility, and associated level of authority of the custodian on the assets, but finally, management responsibility will always reside with the owner. Example of custodian is a data administrator. मैंने आपको बताया था जैसे एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का सैलरी डेटा है, तो इस इंफॉर्मेशन का ओनर होगा एचआर मैनेजर. लेकिन डेटाबेस को मेंटेन तो कोई और करेगा. एचआर मैनेजर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं. तो जो डेटाबेस में मैनेज करेगा मतलब आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया कस्टोडियन. ठीक है. अगला है कंट्रोलिंग. इन ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एरियाज there are key tasks which can be called control points. It is at these control points that the actual information security mechanism has its application. For example, a system administrator acts as a control on who has access to information resources. They carry out the task of adding and deleting user identifiers from the system or modifying the task of adding available to them, and therefore effectively control the activities of the owner or other designated authority. तो कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर बेसिकली उस इंफॉर्मेशन पर एक कंट्रोल रखेगा कि किसको एक्सेस देना है, एक्सेस प्रोवाइड करेगा, और एक्सेस किसका रिमूव करना है, खत्म करना है, वो भी कंट्रोलर डिसाइड करेगा, मतलब कंट्रोलर एग्जीक्यूट करेगा. जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप मिलता है. जब लैपटॉप मिलता है तो आपको एक्सेस दिया जाता है, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक्सेस देता है. जब आप रिजाइन देके चले जाते हैं तो आपके लास्ट डे पर एक्सेस को रिमूव भी किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी से. तो ये जो काम कर रहा है ये कौन कर रहा है? कंट्रोलर. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन के ऊपर या इंफॉर्मेशन असेट के ऊपर
कस्टोडियन होगा, ओनर होगा, इंफॉर्मेशन ओनर, और कंट्रोलर होगा, कंट्रोल जो करेगा। अगला आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी। ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी आइए समझते हैं। Employees handling personal data in an organization need to receive appropriate awareness, training, and regular updates in an effort to safeguard the information entrusted to them. अब एम्प्लॉय, यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय हैं जो पर्सनल डेटा मतलब स्टाफ का डेटा, स्टाफ डेटा को हैंडल करेंगे? कौन से एम्प्लॉय? लाइक एचआर। एचआर के पास होती है पूरे अदर एम्प्लॉयज की जानकारी, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉयज को जिनके पास दूसरे एम्प्लॉयज का डेटा है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करना है। Appropriate roles and responsibility assigned for each job function need to be defined and documented in alignment with the organization's security policy. अब सिक्योरिटी पॉलिसी के आधार पे हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे अलग अलग लोगों को कि भाई कैसे इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। The management of human resources security and privacy risk is necessary during all phases of employee association with the organization. Training and education are intended to individuals with focus to prevent data disclosure, recognize information security problem and incidents, and respond according to the need of their job. Following are the sum of the recommended safeguard. क्या क्या safeguard है इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीनिंग, प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन दो। जब आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करो। यूजर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस, अगर आपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। एंड एग्जिट प्रोसेस मस्ट एग्जिट टू इक्विप एम्प्लॉय टू ऑपरेट सिक्योरली एंड यूज इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली and ensure the revocation of access privileges when a user's relationship with the organization end. अब लास्ट वाला मैं आपको समझाता हूं ये क्या कह रहा है। जैसे कोई एम्प्लॉय का लास्ट डे है, मान लेते हैं 11 मार्च, है ना, तो उसका एक्सेस रिमूव करो ऑन और बिफोर 11 मार्च। मतलब एक्सेस रिमूवल होना चाहिए ताकि ये एम्प्लॉय कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये सेफगार्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं सेफगार्ड के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है यार, आपको अपने एम्प्लॉय को पहले तो अवेयरनेस देना पड़ेगा कि आपको इंफॉर्मेशन को कैसे सेफगार्ड करना है। फिर अगर आपने सेफगार्ड नहीं किया तो आपके ऊपर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तीसरा, जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा लास्ट वर्किंग डे पे तो उसका एक्सेस रिमूव करना है। ये तरीके हैं इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के। क्या और तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। The objective of human resource security is to ensure that all employees and third parties are qualified and understand their roles and responsibility of their job duties and that access is removed once employment is terminated. The three area of human resource security are, अब ये तीन एरिया होते हैं ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी के। पहला प्री एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के पहले क्या? एम्प्लॉयमेंट के पहले आप उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से बता दो, ठीक है। उनको कितना एक्सेस देना है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का वो भी डिफाइन कर दो। स्क्रीनिंग लेवल तय कर लो कि कितने लेवल पे आपको उसका इंटरव्यू लेना है कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से। ये प्री एम्प्लॉयमेंट हो गया। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट क्या करना है आपको? एम्प्लॉय और थर्ड पार्टी जिसके पास एक्सेस है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, उनका पीरियोडिक रिव्यू करो, receive periodic reminder of their responsibility and receive ongoing updated security awareness training to ensure their understanding of current threat and corresponding information security practices to mitigate corresponding risk. तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको क्या करना है? उनको एक तो पीरियोडिक रिमाइंडर देना है, ठीक है, और पीरियोडिक ट्रेनिंग। पीरियोडिक रिमाइंडर, पीरियोडिक
रिमाइंडर एंड ट्रेनिंग। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आप उनको ट्रेनिंग देते जाओ समय समय पर। किस चीज के लिए ट्रेनिंग? इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग। ठीक है। टर्मिनेशन में क्या करना है? जब एम्प्लॉय छोड़ के चला गया लास्ट डे पे, उसका एक्सेस रिमूव कर लो। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक्सेस मस्ट बी रिवोक्ड इमीडिएटली अपॉन टर्मिनेशन, सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय and third parties from the organization. This also includes the return of the assets of the organization. ठीक है। तो ये बेसिकली मोस्टली क्या होता है, मैंने आप कभी आईटी ऑडिट जब प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे डीसा क्वालिफाई करने के बाद, तो आप हमेशा एक चीज देखिए, ये क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा नोटिस किया है कि क्या होता है कि एम्प्लॉय छोड़कर गया, एम्प्लॉय का जो लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट वर्किंग डे हो गया और लास्ट वर्किंग डे के बाद भी कई महीनों तक उसका एक्सेस रिमूव नहीं हो पाया, एक्सेस रिवोक नहीं हुआ। तो ये चीज आपको एज एन आईटी ऑडिटर, आईएएस ऑडिटर चेक करना जरूरी है कि आप एम्प्लॉइज जो छोड़ के गए हैं उनकी लिस्ट मांग लो ड्यूरिंग द ईयर, एक सैंपल बेसिस पे लिस्ट मांग लो। 10 एम्प्लॉय मान लो आपने सेलेक्ट किए जो छोड़ के गए हैं, रिजाइन करके गए हैं। अब वो 10 एम्प्लॉय का आप देखो लास्ट वर्किंग डे क्या है और लास्ट वर्किंग डे के बाद आप देखो एक्सेस रिमूव हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ है। तो एक दो तो ऐसे मिल जाएंगे जिनका एक्सेस अभी तक रिमूव नहीं हुआ, या हो भी गया है तो देखो किस डेट पर हुआ है, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे या उसके पहले एक्सेस रिवोक हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो उसका फिर रीजन आप क्लाइंट से पूछो कि भाई इसका एक्सेस अभी तक रिमूव क्यों नहीं हुआ। तो ये एक वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मिलती है आईएएस ऑडिट करते हुए। अगला आपका टॉपिक है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इस टॉपिक को हम समझते हैं। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अपने एम्प्लॉयज को समय समय पर ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग में क्या बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने इंफॉर्मेशन असेट को सिक्योर करना है, और ट्रेनिंग का क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ये भी डिफाइन करना है। ये डिफाइन करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में, यही चीज यहां लिखी होगी। देखिए, वेरियस कंप्यूटर क्राइम स्टडीज शो that the threat from the insiders range from 60 to 90%. This does not mean that more than 60% of employees in an organization are trying to hack into the system. It does not mean that employee, whether intentionally or accidentally, may allow some form of harm to the system. This includes having weak password, sharing their password with others, installing illegal copy of screensaver, or downloading shareware from the internet. Thus, employee need to be made aware about the information security policy of the company and how to practice good computer security skills. An integrated security training, awareness and education program must be based on a valid training strategy and include a formal course curriculum in addition to other learning interventions designed to deliver the appropriate security information and message to all level of employee. To do this, a broad program that include training, education, awareness and outreach must be developed to deliver a multitude of security message through various means to all employees. देखिए, मैं इसको एज इट इज पढ़ रहा हूँ, इससे आपका एक फायदा और हो सकता है कि आप मेरे इस लेक्चर को ऑडियो बुक की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप खुद से बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप अगर ध्यान से भी सुनेंगे 1.5 की स्पीड में भी, तो भी मैं बहुत क्लियरली पढ़ रहा हूँ और मेरी आवाज आपको एकदम क्लियरली समझ में भी आ रही होगी। ठीक है। तो आप मेरे जब वीडियो देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, तो आपको पढ़ने की बुक अलग से नहीं भी पढ़ रहे हैं आप, तो भी आप मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, आप ये समझ के चलिए। पर आप ध्यान से सुनिए। फॉर्मल इंस्ट्रक्टर्स लेड ट्रेनिंग, कंप्यूटर और इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, video conferences, forum, and other technology based and traditional delivery methods are all example of what must be part of integrated security training, education, and awareness program.
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम आर। तो अभी ऊपर का जितना भी मैंने पढ़ा उसमें सिंपल सी बात यही लिखी गई है कि बहुत सारे जो साइबर फ्रॉड हो जाते हैं, साइबर अटैक हो जाते हैं, वो इंटेंशनली नहीं होते, एम्प्लॉय जानबूझ के नहीं कर रहे होते। कई बार उन्होंने वीक पासवर्ड रखा, कई बार पासवर्ड दूसरे को शेयर कर दिया, उस वजह से भी ये दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर ली। तो हमको एम्प्लॉयज़ को समय समय पर ट्रेनिंग देना है कि भाई आपको इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है, उसके अथेंटिक सोर्स से ही डाउनलोड करनी है, प्रॉपर उसकी अथेंटिक वेबसाइट से चीज़ें डाउनलोड करनी है अगर करनी पड़े तो। आपको पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स रखना है, वीक पासवर्ड नहीं बनाना है, पासवर्ड दूसरे को शेयर नहीं करना है। ये सारी बातें ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? ट्रेनिंग भाई इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्टर आके बता सकता है, वीडियो दिखाए जा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। इस तरीके से एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी। अच्छा, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग में आपको कुछ चीज़ों को कंसीडर करना है। क्या चीज़ों को कंसीडर करना है? मैंडेटरी सिक्योरिटी अवेयरनेस, एंश्योर दैट सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग इज मैंडेटरी, मतलब ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी ट्रेनिंग मैंडेटरी रखो कि हर एम्प्लॉय आके अटेंड करे ट्रेनिंग को, वरना अगर आपने ऑप्शनल रख लिया तो बहुत सारे एम्प्लॉय तो ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करेंगे, तो क्या फायदा आपका साइबर सिक्योरिटी का। सेकेंड, ट्रेनिंग फॉर थर्ड पार्टीज, एंश्योर दैट ऑल थर्ड पार्टीज हु आर हैविंग एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन असेट शुड आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो ये चीज एग्जैक्टली होती है। एक बार मैं क्या कर रहा था, मैं आईटी ऑडिट कर रहा था मुंबई में, MCXCCL, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो अब ये जो MCX है ना, मैं तो थर्ड पार्टी था, लेकिन MCX वाले जो थे वो हमको समय समय पर मेल भेजते थे कि भाई कैसे हमको इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कितनी जरूरी है। तो ट्रेनिंग के मेल्स आते थे, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते थे। तो केवल अपने स्टाफ को आपको ट्रेनिंग नहीं देना, थर्ड पार्टी जो भी आपके इंफॉर्मेशन असेट को यूज करेंगे उनको भी ट्रेनिंग देना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। और क्या आपको ध्यान में रखना है? ट्रेनिंग कब देना है? एक्सेस देने के पहले, बिफोर एक्सेस इज ग्रांटेड। Security awareness training commences with a formal induction process designed to introduce the organization's information security policies and expectations before access granted to information or services. ठीक है। Acknowledge policy, ensure that all target audience including third party have acknowledged that they have read and understood the organization's information security और acceptable usage policy. ट्रेनिंग कब होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी कम से कम एनुअली, साल में एक बार तो होना ही चाहिए। Ensure that all target audience including third party are given security awareness training at least once in a year. अब आप जब ऑडिट करने गए, आपने देखा कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। आपने पाया कि जो आपका क्लाइंट है वो 5 साल में एक बार ट्रेनिंग दे रहा है। आपकी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि भाई एटलीस्ट साल में एक बार तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, साल में 2 बार देते हैं, तो और अच्छी बात है। अगला है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय बैंक एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैज ग्रोन रैपिडली एंड इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज of bank. Subsequently, cyber security risk has become part of the business risk. Government and regulators are also directing enterprises to implement controls for cyber security risk and generate awareness at all level. ठीक है। तो अब आज के जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं बैंक्स। ठीक, अब बैंक यूज कर रहे हैं तो जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है वो एक तरीके से उनके लिए बिजनेस रिस्क भी बन चुका है, क्योंकि जब साइबर अटैक होता है तो उनके बिजनेस ऑपरेशंस को इम्पैक्ट पड़ता है, उनका बिजनेस कम हो जाता है, उनका फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक, तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क एक तरीके से बिजनेस रिस्क भी हो गया है।
अच्छा, गवर्नमेंट और रेगुलेटर भी जो हैं वो कंट्रोल लगाने को बोल रहे हैं एंटिटीज को, ठीक। इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन बैंक इट हैज बिकम अ board level agenda. There is a need for greater awareness of cyber security risk and issues by the senior management of bank so as to strengthen cyber resilience with a view to enhance the management's awareness in bank and the IT and cyber security issues in a systematic and structured manner. The RBI has designed awareness certification program customized for senior management. तो अब आरबीआई ने भी प्रोग्राम बनाए हैं बैंक के सीनियर मैनेजमेंट के लिए, सीनियर अथॉरिटेटिव एम्प्लॉयज के लिए। कौन से अवेयरनेस? साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए हैं। The expectation is that such program will enable senior management to contribute more effectively in the matter relating to implementation, review and monitoring of cyber security strategy for their bank by imparting a better appreciation of the ever evolving cyber risk threat universe. ये हो गया। तो भैया ये बोल दिया कि आजकल तो आरबीआई ने भी डिजाइन कर दिया है ट्रेनिंग प्रोग्राम बैंक के सीनियर मैनेजमेंट्स के लिए। कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम? साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगला टॉपिक आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। हमने पढ़ लिया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। हाँ, ये मैनेजमेंट का इंटेंट है, हाई लेवल इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। अब पॉलिसी क्या है हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब उसको इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो हम अब देख रहे हैं। Appropriate implementation of information security policy helps in minimizing internal security breaches that are accidental and unintentional. Okay. Educating employees about the importance of complying information security policy is most important process. In addition, following may help in smooth and successful implementation of information security policies. तो implementation के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला है इंक्रीजिंग अवेयरनेस। ओके। सेकंड क्या है? कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, पॉलिसी को कम्युनिकेट कर दो सबको। फिर सिंप्लीफाइंग एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट को थोड़ा सिंप्लीफाइड रखो। अगला है इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी विद द कॉर्पोरेट कल्चर। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्या? इंक्रीजिंग अवेयरनेस। The success of information security policy depends upon employees' understanding and compliance in routine operations. Information security department should understand the level of employee awareness in order to determine the effectiveness of information security policy. ठीक है। In this context, a survey may help to determine the level of employees' awareness. Some of the aspects regarding which question may be included in the survey. तो आपको इंपॉर्टेंस, पॉलिसी की इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस लोगों को फैलानी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्वे में आपको क्या क्या देखना है अगर आपको अवेयरनेस फैलाना है सिक्योरिटी पॉलिसी की? डू एम्प्लॉइज नो दैट देयर आर सिक्योरिटी पॉलिसीज? क्या एम्प्लॉय को पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है? डू दे नो द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की कहाँ मिलेगी? आर द पॉलिसीज इजली एक्सेसिबल? क्या इजली अवेलेबल है? हैव द एम्प्लॉय रीड द पॉलिसी? डू द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द पॉलिसी? तो ये सारी चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉय कितने अवेयर हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए। अगला है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी है, अब क्या करना है? सारे एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करो, उनको मेल भेजो, पॉलिसीज को मेल पे उनको भेजो, कम्युनिकेट करो। While explaining security policy to new hires or sharing updates with employee, clear communication through established channel is critical. Ensuring that employee understand the reason to comply with information security policy is also an important aspect of communication. Additional communications guidelines include target communication for various user communities, provide a list of policy updates in the annual training, supplement primary communication vehicle with website and newsletter articles. मतलब कम्युनिकेट कर दो अपने एम्प्लॉयज को पॉलिसीज को। सिंप्लीफाई एनफोर्समेंट, ये क्या है? द कंप्लायंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी एनफोर्स्ड थ्रू द सीनियर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन।
अच्छा, आप बताओ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाई गई। अब अगर वो पॉलिसी का कम्युनिकेशन अगर कोई आपका जूनियर आके करेगा, इंटर्न आके करेगा, तो क्या आप उसको सीरियसली लेंगे? नहीं लेंगे। तो कम्युनिकेशन कौन करे? सीनियर मैनेजमेंट करे, ताकि जो एम्प्लॉय है वो उसको ज्यादा सीरियसली ले। लिखा है ना, द कंप्लायंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी एनफोर्स्ड थ्रू द सीनियर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। फॉलोइंग dimensions may help in compliance of information security policy in day-to-day operations. ठीक है। Creating a manageable number of policies, keeping the number of policy manageable so user can more easily find the policy that they need in their routine activity. ऐसा नहीं है कि आप फोल्डर में 200 पॉलिसीज भर दिए छोटी छोटी, एम्प्लॉय को मिल ही नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ पॉलिसी उसमें एक लिमिटेड होना चाहिए, स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए। Making policies understandable for target audience, using language that is suited for target user with help with example that how a user shall adhere to information security policy. मतलब लैंग्वेज उसमें इजी रखो। अब मान लो कि मुंबई की कोई कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है, और वहां का एम्प्लॉय आया दिल्ली से। अब आपने पॉलिसी मराठी में लिख दी, अब वो दिल्ली वाले को पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो भाई ऐसी लैंग्वेज यूज करो आपकी पॉलिसी में जो टारगेट ऑडियंस को समझ में आए। अगला है मेकिंग इट इजी टू कंप्लाई, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज फीडबैक ड्यूरिंग पॉलिसी रिव्यू टू गेट बेटर सेंस एंड ईज ऑफ कंप्लायंस। अब इजी कंप्लायंस बनाने के लिए एम्प्लॉय के फीडबैक लो ड्यूरिंग पॉलिसी रिव्यू, ताकि समझ में आए कि एम्प्लॉयज को क्या दिक्कत आ रही है। इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी विद बिजनेस प्रोसेस, integrating information security policy compliance with business process so employee will not need to bypass security procedure while doing business operation. Aligning policy with job requirement, information security policy should be in line with the job requirement. मतलब जॉब रिक्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अलाइंड होनी चाहिए कि भाई एम्प्लॉय ये नहीं बोले कि भाई मेरा ये जॉब नहीं है सिक्योरिटी पॉलिसी को कंप्लाई करना। नहीं नहीं भाई, तेरा ये जॉब है, जिस चीज के लिए तुझे हायर किया है वो तो है, साथ में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को कंप्लाई करना भी तेरा ही जॉब है, ये उसको समझाओ। अगला टॉपिक है इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी विद कॉर्पोरेट कल्चर। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी किसके साथ जोड़ो? कॉर्पोरेट कल्चर के साथ। एक कल्चर बना दो सिक्योरिटी का। Integrating security into corporate culture helps to convince employee that information security is central to the success of business. This approach can foster a feeling of community and encourage everyone to feel that their support to comply with information security policies is important. ठीक है। अब कैसे इंटीग्रेट करोगे सिक्योरिटी को कॉर्पोरेट कल्चर के साथ? मेकिंग एम्प्लॉय अ पार्टनर इन सिक्योरिटी चैलेंजेस, एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप एंड यूज the awareness program to encourage business leaders to derive security within their organization. Employee will be more likely to support security initiatives if they feel that the security team is there to help them instead of to police them. मतलब एम्प्लॉयज को पार्टनर बना लो अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम का। ठीक है। अगला है मेकिंग सिक्योरिटी पॉलिसी पार्ट ऑफ लार्जर कंप्लायंस इनिशिएटिव, वर्क विथ ह्यूमन रिसोर्स लीगल एंड अदर कंप्लायंस टीम so that there is importance, credibility and urgency attached to any policy related training or communication. Tying security policy to company's code of business conduct, educate employee to understand that their compliance with information security initiative is integral to overall appropriate behavior and critical to success of business. मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी को आप बांध दो बिजनेस कंडक्ट के साथ, कि जो बिजनेस का सक्सेस है वो जुड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ, ताकि एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सीरियस रहे। अगला टॉपिक क्या है?
इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट करते हुए इश्यूज क्या आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, हम ये पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आइए, an organization may face various challenges in information security management. Some common challenges are organization's strategic driver. The strategic driver and need of organization may conflict with the action required to ensure that asset and processes remain productive. Finding the right balance between protecting the organization's core asset and processes and enabling them to do their job become a challenge for security management and a significant barrier to effectiveness। तो देखो भाई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ना पहला क्या चैलेंज आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। मतलब कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस नीड है, बिजनेस नीड के आड़े आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कैसे आड़े आ जाता है मैं बताता हूँ। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा टेक्निकल है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है एक लिस्टेड कंपनी के आईटीजीसी ऑडिट करते हुए। नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। तो मैं कर रहा था आईटीजीसी ऑडिट, ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो जब मैं आईटीजीसी ऑडिट कर रहा था, एक बड़ा स्टॉक ब्रोकर था, तो मैं सोच रहा हूँ बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, कंपनी का नाम बता देता हूँ। तो स्टॉक ब्रोकर था, तो उसके ट्रेडिंग सर्वर थे, ट्रेडिंग सर्वर थे। अब ट्रेडिंग सर्वर में एंटीवायरस नहीं था, नहीं था। मैंने उससे पूछा, भाई ट्रेडिंग सर्वर में एंटीवायरस क्यों नहीं है, तुम्हारी पॉलिसी के हिसाब से तो सारे सर्वर में एंटीवायरस होना चाहिए। उसने बोला, सर अगर हम ट्रेडिंग सर्वर में एंटीवायरस लगाते हैं ना, तो हमारा ट्रेडिंग सर्वर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड है। हम जब कोई स्टॉक को खरीदने बेचने का ऑर्डर प्लेस करेंगे और अगर इसमें एंटीवायरस है, तो वो एंटीवायरस से कुछ थोड़े से नैनो सेकंड का अंतर आएगा ऑर्डर प्लेस करने में और यहाँ जाके एग्जीक्यूट होने में। तो ये जो नैनो सेकंड का अंतर आएगा, उससे शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाता है उतने सेकंड्स में, और उससे हमारा बिजनेस लॉस हो जाता है या हो सकता है। इसलिए हमने ट्रेडिंग सर्वर पे एंटीवायरस नहीं डाले। ओके, और हमने इसको रिस्क को एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्टेड रिस्क है, रिस्क रजिस्टर में हमने एक्सेप्ट किया है। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हुई। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एक चैलेंज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बिजनेस नीड के साथ थोड़ा सा वो मैच नहीं हो रहा था। वही लिखा है फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। अगला, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। Another consideration for information security management is the organization's regulatory environment. Just as the organization must expose itself to its environment to operate, so must it be willing to accept the limitations imposed by regulator. This brings another level of challenges that affect the organization's ability to be effective at security management. तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी कई बार चैलेंजिंग हो जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। भाई कोई इंफॉर्मेशन है, अब देखा जाए तो वो इंफॉर्मेशन हमको प्राइवेट रखनी है, बट रेगुलेटर के हिसाब से वो चीज़ हमको पब्लिक में भी बताना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट में उसे पब्लिश करना पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंज है। अगला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज एन आफ्टर थॉट। द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज टू कंसिडर इट एज आफ्टर थॉट। Once an information system has been implemented, it is a norm to follow a checklist to understand whether any of the security holes remained unplugged. While the information security community has recognized the inadequacy of checklist as a means to address security concern, the checklist culture has, however, prevailed. Therein resides the problem of information security being considered as an afterthought. Checklists are important as a starting point or as a tool to ensure that you are not missing out anything, but should not be a totally relied upon. तो कई बार क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम पे एक बार हमने सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया ना, उसके बाद सिर्फ चेकलिस्ट से काम होता है। तो ये भी एक चैलेंज है। अगला है लैक ऑफ इंटीग्रेशन इन सिस्टम डिजाइन एंड सिक्योरिटी डिजाइन। कई बार क्या होता है, सिस्टम डिजाइन
जिस तरीके से सिस्टम बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, और सिक्योरिटी डिज़ाइन, ये आपस में इंटीग्रेट नहीं हो पाते। डेवलपमेंट ड्यूअलिटी इज अ phenomenon where system and security design are undertaken in parallel rather than in an integrated manner. This largely occur when system developer fail to recognize the security requirement at the onset of the development process. ये भी वन ऑफ द चैलेंज हो जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, कि भाई जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हुआ है और जो सिक्योरिटी मेजर्स डेवलप हुए हैं ये आपस में कई बार मैच नहीं होते, अलाइंड नहीं होते। इसका सॉल्यूशन क्या है? दोनों प्रोसेस को पैरेलल रखो। जब आप सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो उसी वक्त आप देखो इसके सिक्योरिटी मेजर को कैसे डिजाइन करना है, आपस में मैप करो, ये तरीका है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, मॉड्यूल नंबर 5 का। और इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त डीसा का एग्जाम देने वाले हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।